बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? खुश हैं? अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, ऐसे हंसता मुस्कुराता रखे। दिस इज़ रिफा जहान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद रिफा जहान। So today I am going to teach you another topic from chapter number 10 and that is phylum Coelenterata. As you all know that इससे पहले वाली लेक्चर वीडियो में हमने जो है वो किंगडम एनिमेलिया के फाइलम्स को स्टार्ट किया था। पहला फाइलम हमने डिस्कस किया था फाइलम पोरिफेरा को डिटेल से। आज जो है वो हम सेकंड फाइलम को डिटेल से डिस्कस जा रहे हैं, दैट इज फाइलम सिलेंट्रेटा। अब फाइलम सिलेंट्रेटा को नाइडेरिया क्यों कहा जाता है, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स क्यों कहा जाता है, ग्रेड रेडिएटा क्यों लिखा हुआ है। बेसिकली ये जो आपको थ्री टर्म्स नजर आ रही है ये इनके जो है वो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में हम डिटेल डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये इनके कुछ करेक्टर्स हैं जो यहाँ मेंशन है, वो हम फर्दर डिटेल से डिस्कस भी करेंगे। आई होप आपको आइडिया डेवलप हो गया होगा कि हम आज के लेक्चर वीडियो में डिस्कस क्या करेंगे। तो टाइम क्यों वेस्ट करना, मूव ऑन करते हैं फर्दर, वहाँ से आज के लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरी कोशिश होती है कि मैं जो है ना वो इंटरेस्टिंग वे में आपके साथ ये सारे के सारे लेक्चर कन्वे करूँ। एक तो बुक खुश्क होती है, ऊपर से अगर टीचर भी खुश्क हो पढ़ाने वाला तो बस फिर वारे नहीं आ रहे हैं, फिर समझ नहीं आती। मैं कोशिश करती हूँ कि आपके लिए जो है वो चीज़ें आसान कर दूँ, तो परेशान बिल्कुल नहीं। टॉपिक थोड़ा लेंथी है लेकिन मैं हूँ ना आसान करने के लिए आपके लिए। स्टार्ट करते हैं, किस चीज़ का इंतजार है। देखिए हमने फाइलम सिलेंट्रेटा को डिस्कस करना है, मैं मेंशन कर रही हूँ इसको हम सेकंड फाइलम बोलते हैं, क्योंकि इससे पहले हमने फाइलम पोरिफेरा को डिटेल से डिस्कस किया। फाइलम सिलेंट्रेटा में आप एक टर्म समझें, वो ये कि अगर हम सिलेंट्रेट्स की बात करें तो ये मेटाजोइक कैटेगरी में आ जाते हैं। अब मेटाजोइक कैटेगरी क्या होती है, पैराजोइक कैटेगरी क्या होती है, इससे इसको समझने के लिए मैं आपको जो है वो एक टर्म बताती हूँ। वो ये कि इसको समझने के लिए मैं आपको एक बात बताती हूँ। याद करें जब मैंने आपको फाइलम पोरिफेरा बताया था तो मैंने कहा था कि जब हम उनको कंपेयर करते हैं मेटाजोइक कैटेगरी और पैराजोइक कैटेगरी से, तो हमने कहा था कि जो पोरिफेरा का फाइलम है वो पैराजोइक कैटेगरी से बिलोंग करता है। क्यों? क्योंकि जो पैराजोइक कैटेगरी होती है वो ऐसी कैटेगरी होती है जिसमें कोई टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गन्स नहीं होते। यही वजह है कि हमने जो पीछे स्पॉन्जेस को डिटेल से डिस्कस किया जो कि मेंबर था फाइलम पोरिफेरा में, उनमें हमने ना कोई टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन देखी, ना कोई हमने ऑर्गन्स देखी, और सिंपल से एनिमल्स उसमें आ जाते थे। लेकिन जैसे जैसे हम डाइवर्सिटी के लिहाज से आगे आगे मूव ऑन करेंगे, वैसे वैसे फाइलम टू फाइलम भी कम्प्लेक्सिटी हम एनिमल्स में देखेंगे। तो यहाँ आप ये समझें कि जो फाइलम सिलेंट्रेटा है वो मेटाजोइक कैटेगरी से बिलोंग करता है, और मेटाजोइक कैटेगरी से इसलिए बिलोंग करता है बिकॉज जो फाइलम सिलेंट्रेटा के मेंबर्स हैं वो जो मेंबर्स हैं वो प्रॉपर टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन रखते हैं, वो प्रॉपर ऑर्गन्स रखते हैं, और यही वजह है कि इनके जो मेंबर्स हैं उनको कम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स माना जाता है, क्योंकि उनमें कम्प्लेक्स ऑर्गन्स और प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम जो है वो डेवलप हो जाते हैं एज कम्पेयर टू फाइलम पोरिफेरा। थोड़ा बहुत मैंने रिलेट कर दिया आपको पिछला टॉपिक और आज का टॉपिक। स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ एक टर्म है, वो यहाँ ये लिखी हुई है कि जी नाइडेरिया। फाइलम सिलेंट्रेटा के बाद फॉरन नाइडेरिया क्यों लिखा हुआ है, फाइलम सिलेंट्रेटा को नाइडेरिया क्यों कहा जाता है। अब ये हमारा सवाल है, आपके माइंड में भी ये सवाल आया होगा कि क्यों कहा जाता है, सवाल या निशान। उसका जवाब मैं आपको पहले दे देती हूँ। वो ये कि हम फाइलम सिलेंट्रेटा को नाइडेरिया इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके जो मेंबर्स हैं ना फाइलम सिलेंट्रेटा के, उनके मेंबर्स जो हैं उनके पास एक स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं। उन स्पेशलाइज्ड सेल को हम नाइडोसाइट्स बोलते हैं। नाइडोसाइट्स जो हैं वही जो है वो आगे गिव राइज करती हैं स्टिंगिंग सेल्स हैं। स्टिंगिंग सेल्स का मतलब होता है ऐसे सेल्स जो कि डंक मारने में हेल्प करते हैं, जो कि प्रीडेटर के तौर पे अगर वो ऑर्गेनिज्म एक्ट कर रहा है तो प्रे को शिकार करने के लिए उन स्टिंगिंग सेल्स को इस्तेमाल करके वो प्रे करते हैं, शिकार को खाते हैं, उस पर फीड करते हैं। क्लियर हो गया। ये जो है ना वो हमने इनके दो मेंबर्स की एग्जांपल आपके साथ शेयर करनी है। इनको दो मेंबर्स को आप यहाँ समझें, फिर इनकी डिटेल हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। जब आप पिक्चर में स्ट्रक्चर समझ जाएंगे तो आपको जो है वो थोरेटिकली स्ट्रक्चर समझना मुश्किल नहीं होगा। सबसे पहले मैंने आपके साथ पिक्चर शेयर की है हाइड्रा की, क्योंकि इसने मुझे अभी रिसेंटली व्हाट्सएप पे ये पिक्चर अपलोड की, तो उसने कहा भाई ये ज़रूर अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना, ये मेरी ज़रा कलरफुल अच्छी सी सेल्फी है। मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। बेसिकली ये हाइड्रा है। हाइड्रा क्या है, हाइड्रा बेसिकली फाइलम सिलेंट्रेटा का ही एक मेंबर है। ठीक है, अब इनमें जो ऑर्गन्स आ जाते हैं उन ऑर्गन्स को समझें। सबसे पहले तो टेंटिकल्स को समझें। तो ये टेंटिकल्स हैं जिनमें स्टिंगिंग सेल्स मौजूद होते हैं जो कि एनिमल्स को प्रे करने में हेल्प आउट करते हैं। ये उनको लपेट लेते हैं, उनके इर्द गिर्द उनको शिकार करते हैं। जब वो डेड हो जाते हैं तो ये जो आपको ये ओपनिंग नजर आ रही है माउथ, उनके थ्रू वो उस प्रे को अंदर बॉडी के अंदर भेज देते हैं या धकेल देते हैं टेंटिकल्स के थ्रू। यही वजह है कि जो टेंटिकल्स हैं इनको हाइड्रा हाथों और बाजुओं की शक्ल में इस्तेमाल करते हुए अपनी खुराक को माउथ के थ्रू अंदर एंटर करवाते हैं।
यहाँ तक समझ आ गई, स्टिंगिंग समझ आ गई, टेंटिकल समझ गए, आप माउथ समझ गए। अब जरा नीचे स्ट्रक्चर पे आ जाए। बेसिकली ना हाइड्रा के पास 2 लेयर्स होती हैं। एक तो आउटर लेयर जो मैंने आपको अभी टिक से मेंशन कर दी, वो होती है एक्टोडर्म। और ये जो अंदर आपको सेकंड ब्राउन लेयर नजर आ रही है, दैट इज एंडोडर्म। तो एंडोडर्म और एक्टोडर्म ये 2 लेयर्स हैं। यही वजह है कि हम फाइलम सिलेंट्रेटा के मेंबर्स को डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स बोलते हैं। प्लास्टिक मैंने आपको वर्ड बताया था, प्लास्टिक वर्ड होता है लेयर से। ऐसे एनिमल जिनके पास 2 लेयर्स मौजूद हों। ट्रिप्लोब्लास्टिक की बात नहीं कर रहे, इनमें मीजोडर्म नहीं होती, इनमें 2 लेयर्स मौजूद होती है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। हाँ, लेकिन इनकी एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान एक और स्ट्रक्चर मौजूद होता है। ये स्ट्रक्चर जो है ये जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसको मिजोग्लिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिजोग्लिया। अब ये मिजोग्लिया जो है ये डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प आउट करता है, डाइजेशन में हेल्प आउट करता है। उनका जो फंक्शन हम आगे फर्दर देख भी लेंगे, फिलहाल आप यहाँ सिर्फ स्ट्रक्चर समझिए। नेक्स्ट है गैस्ट्रोडर्म। गैस्ट्रोडर्म कहते हैं ये लेयर जो कि गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी की लेयर है। अब आगे आ जाए, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी क्या होती है? बेसिकली ये गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी जो है ये दो फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है। एक को हम कह सकते हैं कि ये डाइजेस्टिव कैविटी के तौर पे भी एक्ट कर रही होती है। दूसरा फंक्शन ये परफॉर्म करती है कि ये जो गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी है ये बॉडी कैविटी के तौर पे भी एक्ट करती है। अगर हम हाइड्रा की बात करें ना, तो ये किसी भी सरफेस के साथ चिपक जाते हैं तो ये हिलते नहीं है, ये स्टेशनरी होते हैं, ये मूव नहीं कर सकते। ठीक है, ये सिसाइल होते हैं, मूव नहीं कर सकते। जिसके बरक्स अगर हम जेलीफिश की बात करें तो ये मोटाइल होते हैं। तो ये भी कैटेगरी इनमें आ जाती है फाइलम सिलेंट्रेटा के मेंबर्स में, वो हम फर्दर आगे डिटेल भी डिस्कस करेंगे। जेलीफिश की बात करें तो इनमें जो आपको आउटर अम्ब्रेला लाइक नजर आ रही है ना, ये स्ट्रक्चर जो आपको अम्ब्रेला लाइक नजर आ रही है उसको हम मिजोग्लिया बोलते हैं। इसी तरह इनमें भी 2 लेयर्स होती हैं, एक एक्टोडर्म होती है और एक एंडोडर्म होती है। 2 लेयर्स होती हैं। उसके बाद इनके पास गुनेड्स होते हैं। ये गुनेड्स की प्रोडक्शन कैसे होती है? ये जो आपको एक होल नजर आ रही है ये ओपनिंग होती है, एक सिंगल ओपनिंग होती है जिसको सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम भी बोलते हैं। एक सिंगल ओपनिंग होती है जो कि माउथ के तौर पर भी एक्ट करती है और एनस के तौर पर भी एक्ट करती है। ठीक हो गया, तो ये माउथ हो गया। उसके अलावा ये आपको नीचे जो नजर आ रही है टेंटिकल्स है, बारीक बारीक नजर आ रही है, उनको टेंटिकल्स कहते हैं। जो थोड़े मोटे टेंटिकल्स हैं उनका हम ओरल आर्म बोलते हैं। बाकी आपको पता है सेंटर में गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी होती है। अभी तक यही समझे, इनकी डिटेल स्ट्रक्चर वाइज आपको समझ आ गई। फर्दर हम थ्योरेटिकली देखते हैं। आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना, मैं हूं ना आपके साथ चीज़ें आसान करने के लिए। बस आप मेरा हाथ पकड़ते जाएं और बस आगे मूव ऑन होते जाएं, मेरे साथ साथ चलते जाएं। चीज़ें जो है वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी इंशाल्लाह। स्टार्ट करते हैं, बातें बहुत होगी। देखेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं फाइलम सिलेंट्रेटा की। अब हमने कुछ जनरल इनकी इंफॉर्मेशन डिस्कस करनी है, इनमें क्या खसूसियात होती हैं, क्या इनमें स्पेसिफिक करेक्टर्स मौजूद होते हैं। तो बेसिकली हम इनके कुछ करेक्टर्स जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। पीछे ही हमने बता दिया कि ये जो है ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स माने जाते हैं क्योंकि इनके पास 2 लेयर्स होती हैं। और जो 2 लेयर्स हैं वो मैंने आपको बता दी, एक लेयर एक्टोडर्म और दूसरी एंडोडर्म होती है। उसके अलावा हमने कहा कि इनमें टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन होती है और इनमें ऑर्गन्स भी होते हैं। यही वजह है कि ये मेटाजोइक कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। क्लियर हो गया। डेवलपमेंट में जब डेवलपमेंट कर रहे होते हैं ये एनिमल्स, तो इनकी जो आउटर लेयर है वो स्टिंगिंग सेल्स में कन्वर्ट होती है और उसके बरक्स जो इनकी इंटरनल लेयर है एंडोडर्म वो डाइजेशन में एक्ट कर रही होती है। यहाँ भी यही है, एक्टोडर्म जो है वो आउटर कवरिंग बनाती है और उसकी अगर हम बात करें तो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स में एक्टोडर्म जो है वो फिर आगे गिव राइज करती है स्पेशलाइज्ड सेल्स में। वो स्पेशलाइज्ड सेल्स है निमेटोसिस्ट, जिनको हम स्टिंगिंग सेल्स भी बोलते हैं। ये जो है वो एक्टोडर्म इसमें कन्वर्ट हुई। लेकिन अगर हम एंडोडर्म की बात करें तो एंडोडर्म जो है वो फिर स्पेशलाइज्ड सेल्स में कन्वर्ट होती है जो कि डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प आउट करती है। क्लियर हो गया, ये हमारी स्लाइड क्लियर होगी। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है मिजोग्लिया। मैंने कहा था कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म के सेंटर में कुछ जेली लाइक मटेरियल होता है, उसको हम मिजोग्लिया बोलते हैं और यही मिजोग्लिया जो है वो डाइजेशन में हेल्प करता है। हमने पीछे डिस्कस किया ना कि एंडोडर्म जो स्पेशलाइज्ड सेल्स में कन्वर्ट होता है जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है, वो स्पेशलाइज्ड सेल वाली हस्ती ये थी। हम मिजोग्लिया का डिस्कस कर रहे थे, वही आगे फिर प्रकट भी होगी, देख लें आगे वो प्रकट होगी भी, मुझे देख भी लें। तो वो जो है वो मिजोग्लिया है जो इन दोनों लेयर्स के दरमियान में मौजूद होती है। अब हमने ना डिटेल से जीवीसी को डिस्कस करना है। जीवीसी अब आपको पता नहीं क्या, मुश्किल नहीं है, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। आसानी के लिए मैंने जीवीसी कहा। गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी की अगर हम बात करें तो गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी जो है ना ये 2 फंक्शन परफॉर्म करती है। एक तो ये डाइजेस्टिव कैविटी भी मानी जाती है, दूसरी इसको हम बॉडी कैविटी भी मानते हैं, इसको हम गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी भी कहते हैं। और एक और नाम है इसका जिसको हम एंटीरोन बोलते हैं। तो ये एंटीरोन जो है वो एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी ऑफ फाइलम सिलेंट्रेटा को हम क्या कहते हैं, तो उनको हम एंटीरोन बोलते हैं। अच्छा, अगर हम इनके डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें ना कि इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, तो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम
सैक लाइक होता है, मैंने आपको पीछे भी पढ़ाया था, जब सैक लाइक का वर्ड हो ना दैट मीन्स थैलीनुमा, इसमें सिंगल और ओपनिंग होती है, तो इनमें एक ओनली वन ओपनिंग होती है, और वो वन ओपनिंग जो है वो माउथ के तौर पे भी एक्ट करती है और एनएस के तौर पे भी एक्ट करती है। मतलब कि अगर हम इनकी डाइजेस्टिव कैविटी की बात करें तो फूड जो है वो माउथ से ही एंटर होती है, मतलब एक एक सिंगल ओपनिंग जो होती है ना इनके स्ट्रक्चर में, वो इस सिंगुलर ओपनिंग से ही फूड एंटर होती है, और उसी सिंगुलर ओपनिंग से फिर फूड जो है वो एक्सपेल आउट भी होती है, या वेस्ट जो है वो भी उसी ओपनिंग से ही एक्सपेल आउट होता है। फूड उसी ओपनिंग से आती है और वेस्ट भी उसी ओपनिंग से एनएस के थ्रू जो है वो एनएस के तौर पे एक्ट करते हुए उसी ओपनिंग से बाहर जाता है। अब हम सिमेट्री की बात करें, हमने पीछे भी बोला कि ये जी ग्रेड रेडिएटा है। ग्रेड रेडिएटा के एनिमल्स ऐसे होते हैं जो रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। रेडियल सिमेट्री का मतलब ऐसा होता है कि अगर आप उनको सेंटर में से कट करना शुरू कर दो किसी भी एंगल की तरफ, किसी भी साइड की तरफ, तो वो हमें जो है वो इक्वल हाफ्स में कन्वर्ट होते नजर आए, और जो एक हाफ है वो दूसरे हाफ से जो है वो बिल्कुल मिरर इमेज शो करे। यही वजह है कि अगर हम जेली फिश की बात करें, जेली फिश को हम किसी भी एंगल से अगर हम कट करते हैं तो उसका जो एक पार्ट होगा वो दूसरे पार्ट से बिल्कुल सेम होगा, बिल्कुल मिलता जुलता होगा, बिल्कुल मिरर इमेज देगा। यही वजह है कि हम कहते हैं कि इनके जो मेंबर्स हैं वो रेडियल सिमेट्री शो करते हैं, मतलब कि सेम सिमेट्री शो करते हैं, जो कि अपेयरेंस वाइज सेम होते हैं। उसके बाद हैबिटेट की बात करें तो कहते हैं कि इनका हैबिटेट इक्वेटिक होता है। इक्वेटिक में भी स्पेसिफिकली उन्होंने फिर दो इन्वायरमेंट शो किए हुए, एक मेरीन और एक फ्रेश वाटर। अगर मेरीन इन्वायरमेंट की बात करें तो मेरीन इन्वायरमेंट में जो इनके मेंबर्स आ जाते हैं वो होता है सी एनिमोन हो गया, कोरल रीव्स हो गया, जेलीफिश हो गए। तो काफ़ी सारी हाइड्रा की जो स्पीशीज हैं वो फ्रेश वाटर स्पीशीज मानी जाती हैं, वो हाइड्रा की स्पीशीज जो है वो फ्रेश वाटर हैबिटेट में होती हैं। अगर साइज की बात करें तो इनका साइज भी एक छोटे मिलीमीटर से लेके मीटर्स तक इवन जाता है। अगर हम इनके रेंज की बात करें, साइज की बात करें, तो ये माइक्रोस्कोपिक हाइड्रा जो कि बिल्कुल छोटा होता है उससे लेके मैक्रोस्कोपिक। अब मैक्रोस्कोपिक यहाँ एक वर्ड लिखा हुआ है दैट इज ब्रांचियोसिरेंथस। क्या है? ब्रांच, ये यहाँ से आप जोड़ कर ले गए, मुश्किल नहीं करती, चले मैं आपके लिए आसान करती हूँ। ब्रांच, आगे चियो, CEC रेंथस, ठीक है। चलिए मैंने ऊपर ना लाइनें लगा दी जिससे आपको जोड़ करना आसान हो। मुश्किल लफ्ज हो तो आप तो छोटे छोटे हिस्सों को आप उसको देखा करें और फिर आपको लफ्ज जो है वो समझ आता है। तो आसान लफ्ज है ब्रांचियोसिरेंथस, ब्रांचियोसिरेंथस। रिपीट आफ्टर मी, ब्रांचियोसिरेंथस। ठीक है, देखिए इतना आपको मुश्किल लग रहा होगा कि पता नहीं ये इतनी लंबी लाइन क्या है, क्या लफ्ज कितना मुश्किल है। देखिए मैंने आपके लिए आसान कर दिया। ब्रांचियोसिरेंथस की बात करें तो वो मैक्रोस्कोपिक होता है। इवन उसके अगर हम साइज की बात करें तो 2 मीटर तक भी इनकी लेंथ देखी जाती है। तो साइज की बात होगी, ये छोटे से छोटा हाइड्रा से लेके माइक्रोस्कोपिक हाइड्रा से लेके जो हम आपसे इवन नजर भी नहीं आते से लेके बड़ी से बड़ी स्पीशीज भी अगर देखी जाए इन मेंबर इन फाइलम में तो आती है जो कि 2 मीटर तक की लेंथ के होते हैं। अब अगर हम फाइलम सिरेंटिएट्स के मेंबर्स को फर्दर कर क्लासीफाई करें ना तो हम इनको दो ग्रुप्स में क्लासीफाई करते हैं। एक को हम पॉलिप्स बोलते हैं, दूसरे को मेड्यूसा बोलते हैं। पॉलिप्स की बात करें तो उसको हम गैस्ट्रोजोइड भी बोलते हैं, गैस्ट्रोजोइड बोलते हैं। और उसके अलावा अगर हम मेडूसा की बात करें तो पोलिप्स की बात करें तो उसको हम गैस्ट्रोजोइड भी बोलते हैं। अच्छा, गैस्ट्रोजोइड क्या होता है, पॉलिप्स क्या होता है? बेसिकली अब हमने क्या करना है, हमने इनके मेंबर्स को क्लासिफाई किया। मैंने आपको पहले कहा था कि हाइड्रा की बात करें तो ये जो है ना ये सिसाइल होते हैं, ये मूव नहीं करते, ये इमूवेबल स्पीशी मानी जाती है। अगर ये रॉक्स के साथ अटैच है तो ये थ्रू आउट द लाइफ उसी के साथ ही अटैच रहेगी, डिटैच नहीं होगी उनसे, ना ही ये मूव करती है। उसके बरक्स अगर हम जेलीफिश की बात करें तो वो मूवेबल है, वो हरकत करती है। आपने अक्सर पिक्चर्स में, अक्सर आपने मूवीज में भी देखा होगा, वो मूवेबल होती है, एक जगह से दूसरी जगह इवन मूव भी कर रही होती है। ये वजह है कि हम फिर फाइलम सिलेंट्रेटा के मेंबर्स को दो ग्रुप में क्लासीफाई करते हैं। एक को पॉलिप्स बोलते हैं जो कि इमूवेबल होते हैं, और जो मूवेबल होते हैं उनको मेड्यूसा बोलते हैं। मेड्यूसा की बात करते हैं। मेड्यूसा की बात करें तो हमने कहा एम्ब्रेला लाइक होती है, जैसे हमने पीछे जेलीफिश देखी, ऊपर आपको अम्ब्रेला की तरह का स्ट्रक्चर नजर आ रहा था। ये फ्री स्विमिंग है, ये फ्री स्विमिंग कर सकते हैं, फ्रीली स्विमिंग कर सकते हैं, मतलब कि ये मूवेबल होते हैं, ये हरकत कर सकते हैं। अगर हम मेडूसा की बात करें तो इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी तो जाहिर है गुनेड्स बनेंगे। यही वजह है कि हम इनको रिप्रोडक्टिव ज़ोइड्स भी बोलते हैं। पीछे हमने पॉलिप्स को बोला गैस्ट्रोजोइड्स, और यही वजह है कि हम मेडूसा को बोलते हैं रिप्रोडक्टिव ज़ोइड्स। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक पार्ट होती है और गुनेड्स बनाती है, और ये मूवेबल होते हैं और वो इमूवेबल होते हैं। उसके बाद अब हम समझते हैं कि जी ज़ोइड्स क्या होते हैं। बेसिकली अगर मैं आपको ज़ोइड बताऊँ ना, तो अगर हम इंडिविजुअल मेंबर्स की बात करें कि एनिमल इंडिविजुअल मेंबर्स अगर कॉलोनी की फॉर्म में रहेंगे तो हम उनको ज़ोइड्स बोलते हैं। कहते हैं कि अगर हम सिलेंट्रेट्स की बात करें ना तो उनमें जो ज़ोइड्स है ना
वो काफ़ी सारे काइंड्स के होते हैं, मतलब कि काफ़ी सारे इंडिविजुअल मेंबर्स मिलकर कॉलोनीज बनाते हैं। इसके अलावा अगर हम फाइसेलिया की बात करें तो कहते हैं कि फाइसेलिया जो है वो 5 काइंड ऑफ जॉइड्स पे मुश्तमिल होता है। 5 डिफरेंट काइंड ऑफ जॉइड्स मिलकर फाइसेलिया बनाते हैं। इवन उनका फिर हर फाइसेलिया का डिफरेंट फंक्शन भी होता है। कहते हैं कि जी 5 डिफरेंट काइंड ऑफ जॉइड परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन फॉर कॉलोनी। हर जॉइड जो है वो कॉलोनी के लिए डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो ऐसी कॉलोनी को, ऐसे कॉलोनी जो कि 5 डिफरेंट काइंड ऑफ जॉइड रखते हैं, उनको हम फाइसेलिया बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म की बात करें, कहते हैं कि अगर सेम इंडिविजुअल में, सेम ऑर्गेनिज्म में 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंडिविजुअल बन जाए ना, जो कि स्ट्रक्चरली भी एक दूसरे से डिफरेंट हो और फंक्शनली भी डिफरेंट हो, तो ऐसे प्रोसेस को हम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। समझ आएगी कोई नहीं, या ऊपर से चलेगी, चलेंगे मैं हूं ना एक्सप्लेन करने के लिए। देखिए पॉलीमॉर्फिज्म ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक सिंगल ऑर्गेनिज्म में 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंडिविजुअल बन जाए, और वो दोनों डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंडिविजुअल स्ट्रक्चरली भी डिफरेंट हो और फंक्शनली भी डिफरेंट हो। पहले पढ़ की बात, टेंटिकल्स की बात करें, मैंने आपको कहा था कि माउथ के करीब ना एक सीरीज ऑफ टेंटिकल्स ने घिरा होता है। मतलब एक माउथ अगर होल है तो इसके इर्द गिर्द पूरा जाल होता है टेंटिकल्स का। और टेंटिकल्स की बात करें तो उनके पास स्टिंगिंग सेल्स होते हैं, जिनको हम निमेटोसिस्ट भी बोलते हैं, जो कि ऐसा ऑर्गन माना जाता है जो डिफेंस और अफेंस में काम आता है। जैसे कि मैंने पीछे भी आपको बताया कि अगर हम बात करें मेंबर्स फाइलम सिलेंट्रेटा की, तो अगर वो प्रीडेटर के तौर पे एक्ट करते हैं, तो उन्होंने किसी का प्रे करना हो या शिकार बनाना, तो वो इन टेंटिकल्स को इस्तेमाल करते हैं, स्टिंगिंग सेल्स की हेल्प से उनकी डेथ करते हैं। और फिर वो जो है आपको एक ओपनिंग नजर आती है जिसको हम माउथ कहते हैं, उसके थ्रू वो उनको फिर अपनी बॉडी में अंदर एंटर कर लेते हैं। निमेटो सिस्टम ने ऊपर भी देख लिया। कहते हैं कि काफ़ी सारे सिलेंट्रेट्स जो है वो कार्निवोर्स के तौर पर एक्ट करते हैं। कार्निवोर्स ऐसे एनिमल्स जो फीड करते हैं एनिमल्स को, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा होगा हर्बीवोर्स, आपने पढ़ा होगा कार्निवोर्स, पढ़ा होगा ऑमनीवोर्स, पढ़ा होगा। तो सिलेंट्रेट की बात करें, कहते हैं वो कार्निवोर्स के तौर पे एक्ट करते हैं, फीड करते हैं, स्मॉल ऑर्गेनिजम्स पे फीड करते हैं। तो कहा जाता है कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म इनके करीब आता है तो वो ये उसको पैरालाइज्ड कर देते हैं, उनको बिल्कुल ही मफलूज बना देते हैं। और वो किसकी हेल्प से मफलूज बनाते हैं? निमेटोसिस्ट की हेल्प से मफलूज बनाते हैं। मफलूज बनाने के बाद वो डाइजेस्टिव कैविटी में उसको एंटर करते हैं, उसके बाद डाइजेशन होती है, डाइजेशन के बाद डिफ्यूजन होती है प्रॉपर। फिर जब भी उनको जो फूड है इन्होंने डिफ्यूज कर ली, जो एक्स्ट्रा वेस्ट है वो बाहर निकल आता है। अब ये जो पूरी की पूरी आपको पैराग्राफ वाली स्टेटमेंट अगर नहीं समझ आई, मेरे बोलने पर भी नहीं समझ आई, तो आई एम श्योर अगर मैं आपको डायग्रामेटिकली इसको समझाऊँ ये प्रोसेस, तो आप बिल्कुल अच्छे से समझ जाएंगे। लेट सपोज कि ये एक प्रे है जो इसके पास आया, ठीक है, ये यहाँ आया। अब ये मूव करते करते ना यहाँ तक आ गया। टेंटिकल्स ने जब इनको डिटेक्ट किया तो इन्होंने कहा कि ये तो फूड आई है, क्योंकि हाइड्रा जो है वो सिसाइल होता है, मूव नहीं कर सकता। यही वजह है कि जब भी इनके करीब फूड आएगी तो ये उनको फिर दबोच लेंगे। तो दबोचने के लिए इनके टेंटिकल्स इनको हेल्प करते हैं। तो ये देखे ना, यहाँ फूड आई, ये फूड लेट सपोज अब यहाँ तक आ गई, ठीक है। ये जो फूड है, ये प्रे है, ये यहाँ तक आ गया। अब टेंटिकल्स ने क्या करना है, इस फूड के इर्द गिर्द ना इन टेंटिकल्स ने अपने आप को लपेट लेना है। फिर टेंटिकल्स में जो स्टिंगिंग सेल्स मौजूद होते हैं ना, उसकी हेल्प से ये प्रे को पैरालाइज्ड बना देते हैं, बिल्कुल मफलूज बना देते हैं। उसके बाद ये जो आपको माउथ वाली ओपनिंग नजर आ रही है, इन टेंटिकल से की हेल्प से ये जो फूड है या जो प्रे है वो फिर इनकी बॉडी के अंदर एंटर होगा, जो कि गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी माना जाता है। तो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में जितनी भी फूड या न्यूट्रिएंट्स हैं वो उसको जो है वो एब्जॉर्ब कर लेंगे, एक्सेस जो कह देंगे वो इनको एब्जॉर्ब कर देंगे। और जो एक्स्ट्रा वेस्ट होता है वो सेम सिंगुलर ओपनिंग से फिर जो है वो इसी माउथ वाली ओपनिंग से, आपको एरो समझ आ रही कि यहाँ से अंदर एंटर हुई फूड, और यहाँ से इसी पाथवे को फॉलो करते करते वो फिर इसी माउथ से एनएच के थ्रू वेस्ट मटेरियल बाहर चले जाता है। प्रोसेस समझ आ गया। प्रे आया, टेंटिकल्स ने डिटेक्ट किया, स्टिंगिंग सेल ने उनको पैरालाइज किया, फूड जो है वो टेंटिकल से हेल्प से, जैसे हम हाथों से खुराक को अंदर निकलते हैं मुंह से, टेंटिकल्स के थ्रू माउथ से एंटर करेंगे, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में आएगी। वहाँ से जो है वो ये जो मेजोग्लिया होते हैं वो उनको डाइजेशन में हेल्प करते हैं, एक्स्ट्रा फूड जो है वो खा लेते हैं, जिनको न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं। उसके अलावा एक्स्ट्रा जो वेस्ट है वो फिर माउथ वाला जो हम पीछे लेबल किया उसको एनएस के तौर पे एक्ट करवाते हुए वहाँ से वेस्ट जो है वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है। सारे के सारे प्रोसेस जो है वो हम निमेटोसिस का समझ गए। नर्वस सिस्टम की इनकी बात करते हैं। हम नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, कहते हैं कि इनमें कोई सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो नहीं मौजूद होता, लेकिन इनमें नेटवर्क जरूर होता है। नर्वस सिस्टम इनमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो नहीं होता, लेकिन नेटवर्क जरूर मौजूद होता है नर्वस सेल्स का। अगर हम इनकी बात करें ना, तो जैसे हाइड्रा की हमने एक पिक्चर देखी, हाइड्रा में क्या होता है कि बेसिकली इनमें कोई प्रॉपर सेंट्रल नर्वस सिस्टम मौजूद नहीं होता, लेकिन इनकी बॉडी में ना पूरा जाल जरूर होता है। जाल किसका होता है? नर्वस सेल्स का जाल होता है।
क्योंकि अब आपको पता है इतनी तो सेंस रखते हैं कि जी प्रे आया, अब हमने टेंटिकल्स को मूव कराना है, स्टिंगिंग सेल्स उनको पैरालाइज करना है, अब हमने उनको माउथ के थ्रू एंटर करना है, अब जी गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी ने हैवर्ड परफॉर्म करना है, अब जी हमने डिफ्यूजन करानी है, अब जी हमने एलिमिनेशन करानी है। तो ये सारे का सारा प्रोसेस किसी के थ्रू तो हो रहा होगा, कोई चीज़ तो कंट्रोल कर रही होती। तो यही वजह है कि इन एनिमल्स में पूरा का पूरा नेटवर्क होता है नर्वस सेल्स का। हम स्केलेटन की बात करते हैं, अगर हम इन फाइलम सिलेंट्रेटा की के मेंबर्स की स्केलेटन की बात करें तो कहते हैं कि इनमें कोरल रीव्स होते हैं। कोरल सबसे पहले समझें, बेसिकली अगर हम हाइड्रा की बात करें तो हाइड्रा के बेस में ना यहाँ से एक, आप कह सकते हैं यहाँ से ना बेस पे यहाँ जो है ना वो कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट होना शुरू कर देते हैं। इवन होता ये है कि ये विद द पैसेज ऑफ टाइम इवन ये पहाड़ के पहाड़ लग जाते हैं। कॉरल जो है वो बेसिकली इनका स्केलेटन माना जाता है, कॉरल्स को बेसिकली इनका स्केलेटन माना जाता है, जो कि हार्ड एक्सोस्केलेटन होता है और बना किससे होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। और इनको जो है वो एपिडर्मल सेल्स ही सिक्रीट कर रहे होते हैं। स्मॉल कोरल आइलैंड बनाने के जो है वो ये रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं। और ये जो कोरल्स हैं ये विद द पैसेज ऑफ टाइम स्मॉल कोरल आइलैंड बनाते हैं, कोरल आइलैंड बनाते हैं। और यही जब विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत बड़े हो जाते हैं तो ये कोरल रीव्स बनाते हैं। ये बड़े बड़े ऐसे लग रहा होता है जैसे पता नहीं कितनी पहाड़ियाँ लगी होती हैं, तो वो कोरल रीव्स होते हैं जो कि एपिडर्मल सेल्स ही एक्सक्रीट कर रही होती है कोरल्स की शक्ल में। और वो हार्ड एक्सोस्केलेटन होती किस चीज़ की, कैल्शियम कार्बोनेट की। कैल्शियम कार्बोनेट की डेपोजिशन जब होगी कोरल्स बनेंगे और विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ते 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 स्मॉल कोरल आइलैंड बनेंगे। इवन कोरल रीव्स की शक्ल में वो अपेयरेंस रखते हैं। सिसाइल की बात करें, काफ़ी सारी स्पीशीज हैं वो सिसाइल होती है, मूव नहीं कर सकती, इमूवेबल होती है। एक जगह अगर सरफेस से अटैच हो जाए तो वो सारी ज़िंदगी वहीं रहती है। जैसे हमने हाइड्रा की बात की, ये मूवेबल नहीं है, ये अगर रॉक्स पे लगे तो वो ये रॉक्स पे ही लगे रहेंगे। हाइड्रा इमूवेबल है, उसके अलावा ओबिलिया जो है वो इमूवेबल है, उसके बाद कोरल जो है वो इमूवेबल है। अगर हम मूवेबल स्पीशीज़ की बात करें इन फाइलम की, तो वो कुछ होती हैं जो फ्री लिविंग भी होती है, मोटाइल भी होती हैं, जैसा कि जेली फिश हो गया, मैंने पीछे भी आपको बता दिया। तो अब जो है वो हमें कुछ लास्ट पॉइंट डिस्कस करना है, उसके बाद ये हमारी लेक्चर वीडियो खत्म हो जाएगी। देखिए कहते हैं कि समझिए आपके ज़ॉइड्स क्या होते हैं। तो काफ़ी सारे जब इंडिविजुअल मेंबर्स मिल के रहते हैं और कॉलोनी बनाते हैं तो ऐसी कॉलोनी को हम ज़ॉइड्स बोलते हैं। क्लियर होगा ज़ॉइड्स क्या होता है, क्योंकि हम आगे फर्दर लेक्चर में ज़ॉइड्स पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अब ना आप ये समझें कि काफ़ी सारे जो हैं वो सोलिटरी इंडिविजुअल के तौर पे भी एक्ट करते हैं, मतलब वो कॉलोनीज नहीं बनाते। काफ़ी सारे मेंबर जो है वो मिलके रहते हैं और कॉलोनी की शक्ल में जो है वो रहते हैं, अपनी ज़िंदगी की लाइफ साइकिल गुजारे होते हैं। लेकिन काफ़ी सारे जो वो सोलिटरी इंडिविजुअल के तौर पे अपनी लाइफ गुजारते हैं, मतलब कि अकेले अकेले अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, कॉलोनी की शक्ल में नहीं गुजारते। हाइड्रा हो गया वो सिंगल रहना पसंद करता है, जेलीफिश हो गया वो सिंगल रहना पसंद करता है। लेकिन अगर हमने ऊपर बात की ही है कि काफ़ी सारे फाइलम सिलेंट्रेटा के मेंबर कॉलोनी की फॉर्म में भी रहते हैं जो कि वाइट्स बनाते हैं। वो मेंबर्स कौन से हैं, तो वाइसेलिया और विलीला। तो ये कुछ ऐसे मेंबर्स हैं फाइलम सिलेंट्रेटा के जो कि कॉलोनी के फॉर्म में लार्ज नंबर ऑफ कॉलोनियल अपेयरेंस लगता है, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ कॉलोनियल अपेयरेंस रखते हैं। और इसके अलावा कुछ सोलिटरी इंडिविजुअल के तौर पे भी अपनी लाइफ गुजारते हैं। तो काफ़ी सारी इनमें कंडीशंस होते हैं, मेंबर की कुछ डिफरेंट लाइफ स्टाइल्स होते हैं, वो डिफरेंट लाइफ स्टाइल्स में हमने डिस्कस कर लिया। दिस इज इट, यही था हमारा आज का लेक्चर। इसमें हमने काफ़ी सारे इनके जनरल कैरेक्टर्स डिस्कस किए। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर वीडियो जो है वो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हम जो है वो फाइलम सिलेंट्रेटा की रिप्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का कॉन्सेप्ट देखेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म वाले टॉपिक डिटेल से डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कोरल रीफ्स को। वो जो सारे के सारे पॉइंट्स हैं वो हम इनके इस लेक्चर वीडियो के सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। आज के लिए आई थिंक इतना ही बहुत है। पॉइंट्स को आपने इसी शक्ल में लिखना है जैसे मैंने लिखा है, जैसे मैं प्रॉपर मेन हेडिंग को हाईलाइट करती हूँ, उसके अलावा पैराग्राफ में भी मैं जिन जिन टर्म्स को हाईलाइट कर रही होती हूँ वो इंपॉर्टेंट होती हैं, वो आपने ऐसे ही हाईलाइट कर लेना है। आपको इससे होगा कि आप एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके नोट्स बन जाएंगे। इवन जो है वो पेपर चेक कर भी इंप्रेस होता है कि भाई इन्होंने हाईलाइटेड फॉर्म में मेन चीज़ें लिखी हुई हैं। दिस इज इट, यही हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। दिस इज ऑल फॉर टुडे। इफ यू रियली लाइक द वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर रिलेटेड वीडियो। तो कल इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा, स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज़।